नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे। सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, कार्नोट साइकिल पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है वो कल की क्लास में कार्नोट थ्योरम की थी। आज मैं आप लोगों को एंट्रोपी करवा रही हूँ। इसमें हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी क्या थी। जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस बताई थी कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, तो उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं डिफाइन करता है कि कोई प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्या है या उसकी स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन नहीं करता है। उसी के लिए तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। तो इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आने के बाद किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट हुई और उस फंक्शन को एंट्रोपी कहा गया। ध्यान से सुनना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन कर देता है। इस स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का कोई एक नया फंक्शन रिक्वायर हुआ। इस फंक्शन को एंट्रोपी कहा। ये जो फंक्शन है इसको एस से डिनोट किया और ये जो है वो स्टेट फंक्शन हुआ। क्या था ये? स्टेट फंक्शन, जो उस प्रोसेस की पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था या उस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ये केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा था? स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। हम किसी भी स्टेट की एग्जैक्ट एंट्रोपी फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे हम किसी भी स्टेट की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते या एग्जैक्ट एंथैल्पी फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही हम एंट्रोपी में भी क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या रिक्वायरमेंट है? केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंजेस है वही तो रिक्वायर है। हमें तो उस एग्जैक्ट वैल्यू का कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए एंट्रोपी जो है वो एंट्रोपी की हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। केवल एंट्रोपी में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे, स्टेट ए से बी में जाने पे जो एंट्रोपी चेंज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल चेंज को हम ds से दिखाएंगे और यदि लार्ज चेंज है तो डेल से दिखाएंगे, डेल एस। ये क्या होता है? एस बी, स्टेट बी में एंट्रोपी, फाइनल स्टेट में एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी। क्योंकि कैसा फंक्शन है ये? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या होते हैं वो? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एंट्रोपी क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एंट्रोपी क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, स्टेट फंक्शन है। किस लिए ड्राइव किया गया है इसको, किस लिए क्रिएट किया गया है इसको? किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन करने के लिए रिक्वायर फंक्शन था ये, इसलिए इसको लाया गया। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए ये स्टेट फंक्शन है और इसके एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज हो रहा है वही वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वैल्यू यदि स्मॉल चेंज हुआ तो ds से डिनोट करते हैं और यदि लार्ज चेंजेस हुआ या कंप्लीट चेंज हुआ तो डेल एस से डिनोट करते हैं। डेल एस क्या होता है? फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी। यहां तक आ गया समझ में? अब इसको कैसे डिफाइन किया एंट्रोपी को? कि किसी भी सिस्टम के द्वारा यदि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस में उस सिस्टम के द्वारा dq हीट रिजर्व अब्सॉर्ब की गई है, कौन से टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा?
ds क्या होगा, dq रिवर्सिबल अपॉन t। दोबारा सुन लो, इसको डिफाइन कैसे किया गया, यदि किसी भी सिस्टम के द्वारा कोई रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान dq रिवर्सिबल, dq एनर्जी अब्सॉर्ब करती है कौन से टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे, तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, dq रिवर्सिबल अपॉन T। किसी भी सिस्टम के द्वारा कौन सी प्रोसेस में, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में, पहली बात। सेकंड बात सॉरी, क्या किया, dq एनर्जी अब्सॉर्ब की, क्या किया, उसके द्वारा dq एनर्जी अब्सॉर्ब की, हीट अब्सॉर्ब। कौन से टेम्परेचर पे, एट T टेम्परेचर पे। तो एंट्रोपी चेंज क्या हुआ, ds, क्या फॉर्मूला बना, dq रिवर्सिबल अपॉन T। किसी भी सिस्टम के द्वारा किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान यदि dq हीट अब्सॉर्ब की जाती है T टेम्परेचर पे, तो इसकी एंट्रोपी चेंज जो है ds, वो हीट अब्सॉर्ब और टेम्परेचर के रेशो के इक्वल होता है, dq रिवर्सिबल अपॉन T। यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में। यदि मैं इसमें चेंजेस देखूंगी, ये तो क्या था, स्मॉल चेंज, यदि कंप्लीट चेंज देखा जाएगा तो डेल एस क्या हुआ, क्यू रिवर्सिबल, उसके द्वारा अब्सॉर्ब कंप्लीट हीट अपॉन टेम्परेचर T। डेल एस की वैल्यू क्या आ गई, डी क्यू क्यू रिवर्सिबल अपॉन T। ये तो क्या था, स्मॉल चेंज। यदि कंप्लीट चेंज किया जाए तो मैंने ये कहा कि उसने टोटल प्रोसेस में क्यू हीट अब्सॉर्ब की है कौन से टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे, तो क्या बना, क्यू रिवर्सिबल अपॉन T। डेल एस कैसे निकाला जाता है, अभी बताया था, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, और क्या होता है ये, क्यू रिवर्सिबल बाय T। अब एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो क्या है ये, हीट। हीट को किस में लिखते हो, जूल या कैलोरी। हीट को किस में लिखा जाता है, जूल या कैलोरी। टेम्परेचर को किस में लिखा जाता है, डिग्री या केल्विन, डिग्री या केल्विन। तो कैलोरी पर डिग्री, यूनिट क्या हुई, कैलोरी डिग्री इनवर्स। क्या हो गई इसकी एक यूनिट, तो कैलोरी डिग्री इनवर्स। यदि मैं इसको जूल में करूंगी, जूल केल्विन इनवर्स। दूसरी यूनिट क्या है इसकी, जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई। अब देखो, एंट्रोपी जो होती है वो किसी भी सिस्टम के रैंडमनेस को डिफाइन करती है। क्या होती है, उस सिस्टम में उपस्थित अव्यवस्था को डिफाइन करती है। यदि रैंडमनेस आपके जैसे जैसे मैटर बढ़ता जाएगा, उस सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ती जाएगी। कम मैटर होगा तो रैंडमनेस कम होगी, मीन्स एंट्रोपी की वैल्यू कम होगी। लेकिन मैटर बढ़ेगा या मैटर की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो किस बात पे डिपेंड कर रही है ये, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। और जब मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मोल एंट्रोपी निकालनी हो, तो ये जो टोटल एंट्रोपी है, इसको मैं, ये टोटल एंट्रोपी है, इसको मैं नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं, m से, n से, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी,
मोलर एंट्रोपी की यूनिट क्या बनेगी? जूल केल्विन इनवर्स पहले से था और उसको किससे डिवाइड किया है हमने? मोल से, तो क्या होगा? मोल इनवर्स। क्या बना? मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोलर एंट्रोपी कहलाती है। मोलर एंट्रोपी की यूनिट क्या आ गई हमारे पास? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब वापस से सुन लो, एंट्रोपी पे आपके शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए। एंट्रोपी जो है वो किस लिए ड्राइव की गई? एक थर्मोडायनामिक फंक्शन था नया, इस फंक्शन को किस लिए ड्राइव किया गया कि किसी भी सिस्टम की प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन करने के लिए हमें कोई नया थर्मोडायनामिक टर्म की रिक्वायरमेंट हुई, उसके लिए एंट्रोपी आई। एंट्रोपी जो है वो उस सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, इसलिए इसको कहा गया स्टेट फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इसलिए एंट्रोपी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। किसी एक स्टेट में प्रेजेंट एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन दो स्टेट के बीच एंट्रोपी चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एंट्रोपी है, ये जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके एंट्रोपी चेंज की डेफिनेशन हमने बताई थी कि किसी भी सिस्टम के द्वारा यदि रिवर्सिबल प्रोसेस में डीक्यू रिवर्सिबल हीट अब्सॉर्ब की जाती है टी टेम्परेचर पे, तो ds की वैल्यू क्या आ जाती है? dq रिवर्सिबल बाय t। ये था उसमें स्मॉल चेंज। यदि पूरा चेंजेस हम स्टडी करेंगे तो क्या करूंगी मैं? उस सिस्टम के द्वारा मान लो टोटल जो एनर्जी अब्सॉर्ब की गई है वो क्यू रिवर्सिबल थी, तो डेल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। डेल एस स्टेट फंक्शन है एंट्रोपी, इसलिए जब डेल एस निकालते हैं तो हम लिखते हैं फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी, वो क्या आ जाती है हमारे पास? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी यूनिट बताई थी। यूनिट क्या होती है इसकी? देखो, क्यू क्या है? हीट है। हीट को या तो हम कैलोरी में डिफाइन करेंगे या हम जूल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, या तो कैलोरी में लिखेंगे या जूल में लिखेंगे। जब कैलोरी लिख रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या आई? कैलोरी डिग्री इनवर्स। डिग्री क्या है? टेम्परेचर। जब हम इसको जूल में लिखेंगे तो इसकी यूनिट क्या आई? जूल केल्विन इनवर्स। अब आता है कि एंट्रोपी जो है वो किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट रैंडमनेस को डिफाइन करती है। अब जैसे रैंडमनेस, जितने लोग किसी रूम की मान लो अरेंजमेंट की बात करूं मैं, तो जैसे जैसे हम उसमें पब्लिक बढ़ती जाएगी, उस रूम में ज्यादा लोग आते जाएंगे, वैसे वैसे उसका अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता जाएगा, तो रैंडमनेस बढ़ती जाएगी। तो किस बात पे डिपेंड कर रही है? उस रूम में प्रेजेंट लोगों की संख्या के ऊपर डिपेंड कर रही है। वैसे ही एंट्रोपी जो है वो उस सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस को डिफाइन कर रही है। तो रैंडमनेस, भीड़ ज्यादा बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ जाएगा। इसलिए जो एंट्रोपी होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है यहाँ तक? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। एंट्रोपी क्या है? मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए कैसी प्रॉपर्टी है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद एंट्रोपी जो होती है वो तीनों का फंक्शन होती है। फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, और एक टाइम में ये किन्हीं दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। ध्यान से सुन लो, एंट्रोपी जो होती है वो फंक्शन होती है वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर का, और किसी एक टाइम ये किन्हीं दो वेरिएबल्स का ही फंक्शन होगी। इसलिए हम जब एंट्रोपी
के ऊपर एंट्रोपी चेंजेस निकालेंगे, तब एक बार वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, और एक बार एंट्रोपी चेंजेस की स्टडी करेंगे, तब हम फंक्शन कौन से के टेम्परेचर और प्रेशर की स्टडी करेंगे। तो एक बार में ये केवल 2 ही वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहां तक आ गया। अब आता है कि ये जो एंट्रोपी है इसको हमने स्टेट फंक्शन ही क्यों बोला। अभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। कैसे डिफाइन किया इसको कि एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है। इसके लिए हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे। तो क्या अगला टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। देखो हीट इंजन की एफिशिएंसी हमने निकाली थी और हमने ये कहा था कि Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल हुआ था, T2 माइनस T1 अपॉन T2। हमने कल हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाली थी और हमने ये एक रिलेशनशिप बताया था नीटा। नीटा की वैल्यू हम Q की फॉर्म में निकाल रहे थे, तब तो क्या था Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, और जब हम टेम्परेचर की फॉर्म में निकाल रहे थे तो क्या था T2 माइनस T1 अपॉन T2, यही था। इस इक्वेशंस को देखो, मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल आया, मैं इस Q2 को एक बार यहाँ इसको डिवाइड कर रही हूँ तो ये तो 1 की फॉर्म में आ गया, माइनस Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल हुआ, ये ऐसे यहाँ करूंगी T2 अपॉन T2 1 में कन्वर्ट हो गया, माइनस T1 अपॉन T2। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। अब 1 वाली स्टेट को एक साइड लेके जाओ और 2 वाली स्टेट को एक साइड लेके जाओ, तो क्या बना Q1, ये क्या है T1 में इधर लाऊं, क्या बना T1 किसके इक्वल आया, Q2 अपॉन T2, यही आया। मैं इसको इधर की साइड लेके जाऊंगी तो ये बनेगा क्या, Q2 अपॉन T2, इसको मैं इधर ले जा रही हूँ, आपको एक रिलेशनशिप बता रही हूँ इसमें, Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 किसके इक्वल हो गया, 0 के। यहां तक की चीजें समझ में आई। ये मैंने क्या किया, जो आपका हीट इंजन की एफिशिएंसी के दोनों फॉर्मूले एक साथ लिखे, उसके बाद हमने इसको इस फॉर्म में ले आए और हमारा रिलेशनशिप बना Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल बना, T1 अपॉन T2 के। मैंने ये कहा कि जो स्टेट 1 वाले हैं उनको एक साइड ले जाओ, स्टेट 2 वाले हैं उनको एक साइड ले जाओ, यही किया हमने। Q1 अपॉन T1 किसके इक्वल हो गया, Q2 अपॉन T2 के। फिर मैंने क्या किया, इस Q1 को उधर लेके गई, क्यों लेके गई उसका रीजन भी अभी बताऊंगी आपको। ये हो गया। चलो अब देखो, मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या, Q2 अपॉन T2 प्लस माइनस Q1 अपॉन T1 किसके इक्वल हुआ बेटा, 0 के इक्वल। अब देखो ये माइनस साइन क्या डिफाइन कर रहा है कि Q1 हीट एमिट की गई, और ये प्लस साइन क्या साइन कर रहा है, Q2 हीट अब्सॉर्ब की गई। सिर्फ इतना सा मतलब है इसका। ये प्लस का साइन क्या बता रहा है, किसके द्वारा Q2 हीट अब्सॉर्ब की गई, और माइनस साइन क्या बता रहा है, इसके द्वारा सिंक को Q1 हीट एमिट की गई। और कार्नोट साइकिल हमारा क्या था, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस थी। याद करो कार्नोट साइकिल जो हमारा था वो रिवर्सिबल प्रोसेस थी। उसमें ये टर्म जो है वो आइसोथर्मल टर्म्स को डिफाइन कर रहे थे। इसमें जो कार्नोट साइकिल जो था वो हमारे पास
दो प्रोसेस का टोटल था, कौन सी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, यही दो प्रोसेस थी बेटा, कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस थी। मैं अब इस चीज को, इस साइन को भूल के मैं ये कह सकती हूं क्या, कि ये जो Q अपॉन T की जो आती है वैल्यू, ये एक अलजेब्रिक सम है। क्या है ये, Q अपॉन T जो है वो एक अलजेब्रिक सम है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य हो रहा है उसका। कार्नोट साइकिल जो था वो दो प्रोसेस में था, कौन से, आइसोथर्मल में था और एडियाबैटिक में था। मैं ये कहूं कि मैं केवल दो ही प्रोसेस कर रही हूं अब, पाथ ए और पाथ 2। क्या किया मैंने, ए से चलिए पाथ 1, बी पे चले, वापस ए पे आए, पाथ 2। जब मैं इनकी इस फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, इसका लिखूंगी Q1 अपॉन T1, इसका लिखूंगी Q2 अपॉन T2, और इन दोनों का टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि ये तो हमने अभी रिलेशनशिप बताया है कि ये केवल और केवल एक अलजेब्रिक सम है, जो इसका टोटल जो होता है वो 0 होता है। क्योंकि प्रोसेस कैसी है बेटा आपकी, साइक्लिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है आपकी, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2, इसके लिए क्या बना, 0। या मैं ये कह सकती हूँ का समेशन ऑफ Q अपॉन T की वैल्यू क्या आ गई, 0। समेशन ऑफ Q अपॉन T, और प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिवर्सिबल, तो मैं यहाँ पे रिवर्सिबल लगा दूं। यही हो रही है कि समेशन Q अपॉन T, ये समेशन ही तो है बेटा इनका, कि एक मैथमेटिकल अलजेब्रिक सम है, मैथमेटिकल अलजेब्रिक सम है जिसकी वैल्यू क्या है, 0। अब अलजेब्रिक वर्ड क्यों लगाया मैंने, कि वहां प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, ठीक है। तो यही तो बात बताई है मैंने, कि समेशन अलजेब्रिक सम है Q अपॉन T का, वो क्या है, 0 है। और हमारी एंट्रोपी क्या होती है बेटा, डेल S सम में Q अपॉन Q रिवर्सिबल अपॉन T, यही होगा। अभी हमने डेल एस निकाला था, वो क्या था, Q रिवर्सिबल अपॉन T। इस पूरी प्रोसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में ये प्रोसेस हो रही है, पाथ 1 और पाथ 2 बार बार रिपीट करेंगे हम, और पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में मेरी पूरी प्रोसेस हो रही है। तो इस पूरी प्रोसेस में समेशन Q अपॉन T की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो डेल एस क्या बना आपका, 0। 0 क्यों बना, किस बात को डिफाइन कर रहा है, ये स्टेट फंक्शन था। यदि ये स्टेट फंक्शन नहीं होता तो इसकी वैल्यू अलग आती, स्टेट फंक्शन है इसलिए वापस इसके लिए तो इनिशियल स्टेट भी ए ही है और फाइनल स्टेट भी ए ही है। तो क्या हुआ, ऐसे माइनस ऐसे, क्या वैल्यू बन गई, 0। 0 आई कैसे, हमने इस प्रोसेस से इसको प्रूफ भी कर दिया। 0 कैसे आई, हमने ये नीटा लिया, नीटा क्या था हमारा, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, किसके इक्वल था, T2 माइनस T1 अपॉन T2। जब मैं इसको सोल्व किया तो मेरा एक रिलेशनशिप बना ये वाला। ये रिलेशनशिप कुछ मुझे ये कह रहा है कि Q2 एनर्जी अब्सॉर्ब की है, ये इसकी से Q2 एनर्जी अब्सॉर्ब की है इसलिए प्लस साइन है, और Q1 एनर्जी एमिट की है इसलिए माइनस साइन है। इसका सिर्फ इतना सा ही लेना देना है। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जो इनका टोटल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जो भी कार्नोट प्रोसेस हुई थी वो दो ही प्रोसेस के दौरान हुई थी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। इन दोनों प्रोसेस का जब हम Q अपॉन T निकालते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। 0 आया तो मैंने क्या कहा कि जो डेल एस हमारा होता है वो क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाय T, और पूरा निकालूंगी तो समेशन करूंगी, समेशन करूंगी हर एक प्रोसेस की, समेशन करूंगी तो इसकी वैल्यू तो क्या है बेटा, 0। तो डेल एस भी मेरा क्या आ गया,
0 मीन्स ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब काम कर रहा है और एक साइक्लिक प्रोसेस हो रही है तो इसकी एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो इसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। आ गया ये समझ में? अब हम इस एंट्रोपी को निकालेंगे आइसोथर्मली एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मली entropy change in isothermally ideal gas expansion। आदर्श गैसों का समतापीय प्रसार की एंट्रोपी चेंज निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो आइसोथर्मली है तो dt की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0। जब dt 0 है तो इंटरनल एनर्जी चेंज DEP क्या आता है हमारा? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्यू रिवर्सिबल, ये प्रोसेस कौन सी है? रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल? किसके इक्वल हो जाता है? W के इक्वल हो जाता है। यहां तक की चीजें समझ में आई? आइसोथर्मली है इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो dt की वैल्यू 0 हुई। जब dt 0 है तो हमें पता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 होगा, तो डेल E की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। जब डेल T 0 डेल E 0, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल होगा? W के इक्वल होगा। हमें पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर T पे at constant temperature T W क्या होता है? एक्सपेंशन वर्क निकाला हुआ है हमारा RT ln V2 अपॉन V1। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, तो मेरा Q रिवर्सिबल किसके इक्वल आ गया? RT ln V2 अपॉन V1। क्या निकालना है मुझे? डेल S। क्या निकालना है? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज डेल S से डिनोट करूंगी और डेल S की वैल्यू क्या थी? Q रिवर्सिबल बाय T डेफिनेशन से। इस इक्वेशंस को नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ये हमें कहां से मिली है? इसकी डेफिनेशन से। अभी हम पढ़ के आए हैं कि डेल S किसके इक्वल होता है? Q रिवर्सिबल बाय T के, ठीक है। ये वैल्यू अब Q रिवर्सिबल मुझे मिल गया क्या? RT ln V2 अपॉन V1। ये वैल्यू उठा के मैं यहां रखूं तो डेल S की वैल्यू क्या आ गई? पुट द वैल्यू ऑफ किसके? Q रिवर्सिबल फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 4। Q रिवर्सिबल की वैल्यू मैं 3 में से 4 इक्वेशन में पुट करूं, क्या आएगा? वी गेट डेल S इज इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू पुट कर रही हूं RT ln V2 अपॉन V1, और अपॉन में क्या है? टेम्परेचर T, यही है अपॉन में T। इस T से ये T कैंसिल आउट, डेल S की वैल्यू क्या आई? R ln V2 अपॉन V1। ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? ln को log 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इस ln को
log की फॉर्म में चेंज करूंगी, log बेस 10 में, तो क्या करूंगी 2.303 से मल्टीप्लाई किया और r अब ये क्या बना log 10 V2 अपॉन V1। ये आ गया मेरा एंट्रोपी चेंज किसके लिए, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन के लिए, आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन के लिए। क्या कैसे किया हमने, वापस सुन लो कैसे किया। आइसोथर्मली प्रोसेस में डेल टी की वैल्यू क्या होती है 0, जब डेल टी 0 तो डेल ई भी हमारा क्या है 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब डेल ई 0 है तो क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल बन जाएगा, W के इक्वल। ठीक है, W के इक्वल बन जाएगा। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर T था, उस कांस्टेंट टेम्परेचर T पे रिवर्स एक्सपेंशन, गैस का एक्सपेंशन वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है RT ln V2 अपॉन V1। इससे या निकालते हो ना आप, W इज इक्वल टू इससे PdV और इंटीग्रेशन करते हो V1 से V2। P की वैल्यू क्या है आपकी, आइडियल गैस है, PV इक्वल टू nRT, n 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं हम, क्या आएगा RT। V की वैल्यू क्या, P की वैल्यू क्या आ गई RT अपॉन V। ये वैल्यू यहाँ पुट की थी, W की वैल्यू निकाल ली थी आपने, V1 V2 RT dV अपॉन V। R और T दोनों कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है आइसोथर्मली, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो W की वैल्यू क्या आ गई थी RT ln, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी किसका dV अपॉन V का, तो क्या आएगा ln V, और जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो क्या आएगा V2 अपॉन V1। यही तो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू मेरी ये रही। ठीक है, ये W की वैल्यू थी, Q की वैल्यू भी क्या होगी W, क्योंकि यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q किसके इक्वल हो गया W के इक्वल। गैसेस के एक्सपेंशन वर्क किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल ही होता है, आइसोथर्मली एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, Q रिवर्सिबल निकल के आ गया मेरे पास। एंट्रोपी की डेफिनेशन से डेल एस की वैल्यू क्या होती है क्यू रिवर्सिबल बाय टी। इस क्यू रिवर्सिबल की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ आर टी एल एन वी टू अपॉन वी, तो इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाता है और डेल एस की वैल्यू मेरे पास आ जाती है आर एल एन वी टू अपॉन वी। इस नेचुरल लॉ को लॉग बेस 10 में चेंज करती हूँ तो 2.303 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो डेल एस की वैल्यू क्या आ गई 2.303 आर log V2 अपॉन V1। यहां तक आज हमने एंट्रोपी स्टडी किया था। एंट्रोपी जो है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, किसी भी सिस्टम में रैंडमनेस को डिफाइन करती है। ठीक है, एंट्रोपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज को डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ी। ठीक है, एंट्रोपी जो था वो एक स्टेट फंक्शन था। इसको हमें कैसे पता चला स्टेट फंक्शन है, अभी हमने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था कि कार्नोट साइकिल जो होता है वो दो प्रोसेस का ही वो फॉर्म होती है, आइसोथर्मली और एडियाबैटिक। जब इन दोनों प्रोसेस से हम एक कोई साइक्लिंग प्रोसेस बनाते हैं तो Q अपॉन टी की वैल्यू जो आती है वो 0 आती है, समेशन Q अपॉन टी की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। जब ये वैल्यू 0 है तो डेल S क्या हो गया आपका समेशन ऑफ Q अपॉन टी, मीन्स ये 0। तो ये क्या बता रहा है, ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। उसके बाद ये जो है वो सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसकी यूनिट क्या हुई जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी डिग्री इनवर्स। ये एंट्रोपी जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इसलिए जब हम मोलर एंट्रोपी निकालते हैं तो इस जो टोटल एंट्रोपी आई है उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके निकाला जाता है। तो उसकी यूनिट क्या बन गई हमारे पास में
कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स या जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये जो एंट्रोपी है वो मोलर एंट्रोपी है, ठीक है। उसके बाद हमने इस एंट्रोपी चेंज निकाली थी किसके लिए, आइसोथर्मल आइडियल गैसेस एक्सपेंशन के लिए। ये जैसे ही हमने आइसोथर्मली प्रोसेस बोला, आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि यहाँ dt 0 डेल E 0, डेल E 0 तो हमारा एक रिलेशनशिप बन गया Q इक्वल टू W। अब हमें एक्सपेंशन वर्क भी पता होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपको पता होता है कि W जो होता है वो RT ln V2/V1 होता है। वो वैल्यू यूज कर ली, W की वैल्यू, Q की वैल्यू हमारे पास आ गई, T था ही, Q/T किया तो डेल S की वैल्यू हमारे पास आ गई। डेल S की वैल्यू आई है R ln V2/V1। इसकी वैल्यू, इस ln को लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे तो पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कल हम इस एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी चेंज फेस ट्रांसफर ट्रांजिशंस एंट्रोपी डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए हम इस एंट्रोपी चेंज को फाइंड आउट करेंगे कल की क्लास में। और जो मैंने आपको बोला था कि एंट्रोपी जो है वो फंक्शन थी वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, तो इनमें से एक वेरिएबल को कांस्टेंट करके किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में इसके दो वेरिएबल्स के साथ इसका चेंजेस भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।